बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया, पूरी दुनिया में आया, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा यह होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। दिखावा मत कर मेरे शहर में शरीफ होने का, दिखावा मत कर मेरे शहर में शरीफ होने का, मैं खामोश तो हूँ मगर ना समझ नहीं। साथियों नमस्कार, मैं विकास वर्मा आज आपके साथ भारतीय युवा कांग्रेस की खास पेशकश देश में गहराते हुए आर्थिक संकट को लेकर जनता तो सवाल करेगी। जी हाँ साथियों, मानसून का सत्र चल रहा है पर क्वेश्चन पूछने की मनाही है। साथियों आज मैं आपके सामने बात करूंगा हमारे देश के अंदर आर्थिक संकट के प्रमुख 3 कारण। जी हाँ साथियों, नंबर 1 गलत तरीके से जीएसटी, नोटबंदी और अनप्लान्ड लॉकडाउन। जिन तीनों घटनाओं ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया और देश की विकास दर -23% पर जा रुकी। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 42,480 किसान एवं मजदूर
आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। इसी कड़ी में 2019 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 14,019 बेरोजगारों ने आत्महत्याएं की। आखिर इसके पीछे क्या मूल कारण है? इसके पीछे मूल कारण है देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था। ना तो मोदी सरकार ना ही मीडिया इस विषय पर बात करने के लिए तैयार है। पूरे विश्व के अंदर एक वैश्विक आर्थिक संकट आया। उस समय भी हमारा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आर्थिक संकट से बचा रहा। ना ही हमारे देश में बेरोजगार लोग हुए, ना ही हमारे देश में रोजगार छीना गया, ना ही कर्मचारियों की छटनी की गई। साथियों, कांग्रेस ने देश को बनाया है और मौजूदा मोदी सरकार ने देश को बेचा है। जिस तरह से रेलवे का निजीकरण, HCL और एयरपोर्ट जैसी बड़ी संस्थाएं बेची जा रही हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कितनी नीचे आ चुकी है। लश्कर भी तेरा है, सरदार भी तेरा है, झूठ को सच लिखने वाला अखबार भी तेरा है, जुर्म मुजरिम करता है, सजा बेगुनाह को मिलती है, क्योंकि सरकार भी तेरी है और दरबार भी तेरा है। जी हाँ साथियों, आर्थिक अपराध करने वाले अपराधी आज विदेशों में सुरक्षित हैं और हमारे देश का किसान, मजदूर और निम्न वर्ग उनकी सजा झेल रहा है। मोदी सरकार में 1,85,000 करोड़ रुपए के आर्थिक अपराध, बैंक फ्रॉड किए गए और वो आर्थिक अपराधी आज विदेश में सुरक्षित हैं। आइए हम बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से और जानते हैं उनकी राय कि हमारे देश के आर्थिक संकट को लेकर उनके क्या विचार हैं। यार, पूरे देश के अंदर जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बैंड बनी हुई है पूरे देश के अंदर, उसका हम सबको दुख है। उसके कारण से ना आर्थिक रूप से गतिविधियाँ शुरू हो पा रही है, लॉकडाउन 4 के बावजूद भी, ना पूरी तरह से रुक पा रहे हैं केसेस, पहले की तरह आ रहे हैं। सरकार, राज्य सरकारें पूरी कोशिश कर रही है किस प्रकार से कोविड-19 का मुकाबला किया जाए। केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो आगे आकर के, बगैर की बजाय कि राज्य सरकार मांग करे केंद्र से इमदाद देने की। ये कोविड-19 का वक्त है, लॉकडाउन हो चुका है, रेवेन्यू 30% आ गई राज्यों की। चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार को आगे आके उनको पैकेज देना चाहिए था। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करी। पूरा देश, दुनिया जानती है कि 90% लोन के रूप में घोषणाएं हुई है, उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। जब तक गरीब तक, मजदूर तक, दिहाड़ी मजदूर वालों को, BPL को, स्टेट BPL को, अंत्योदय वालों को, जब तक उनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा, तब तक वो पहला खर्च नहीं होगा, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी उसकी, तो खर्च कैसे करेगा? खर्च होंगे, डिमांड बढ़ेगी तो जाके इकोनॉमी वापस पटरी पर आएगी। पर दुर्भाग्य से इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। उस कारण से आज लोग सब तकलीफ के अंदर है। और बिजनेस, व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो, दुकानें खोलने में माल बिक नहीं रहा है। इसलिए सोनिया गांधी जी ने कहा था लॉकडाउन शुरू होते ही कि सरकार को चाहिए 21 दिन का एडवांस पेमेंट करें नरेगा मजदूरों को। उनकी बात सुनी नहीं गई। अभी कांग्रेस मांग करिएगा आप 10,000 रुपये प्रति गरीब परिवार को दीजिए, जिससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़े, उसके कारण से डिमांड बढ़ेगी और व्यापार शुरू होंगे। इसलिए जो मांग की जा रही है पूरे देश के अंदर, गरीबों के लिए पैकेज दीजिए जिससे कि गाड़ी पटरी पर आए। सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस अध्यक्ष है, और राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था, अभी हाल ही में कहा है, हम आलोचना नहीं करना चाहते सरकार की। सरकार, पूरी सरकार के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी आपको हर वक्त में। उसके बावजूद भी अगर कोई सलाह देते हैं विपक्ष वाले, उन सलाह को मानना नहीं मानना सरकार का काम है, परंतु सुनने की बजाय उन सलाह को लेके आलोचना करना, कंडेम करना, कैसे कैसे शब्द काम लिए जाते हैं, पूरी मीडिया में आते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो आह्वान किया है
स्पीक अप इंडिया, इसके माध्यम से आज लाखों लोगों ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, ये तमाम प्रयास केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और दबाव देने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले वक्त में गरीब आदमी का, मजदूर का, बेचारा इंसान का, उनका भला हो सके और जो आज दृष्टि बने हैं देश के अंदर वो समाप्त हो सके और गाड़ी पट्टी पर आ सके, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और स्वास्थ्य सेवाओं को जो मजबूत करने की बात की जा रही है उस पर भी ध्यान जा सके। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार आज के इस अभियान के माध्यम से एक मैसेज लेगी और बजाय कि उसके बारे में टीका टिप्पणी करने के बजाय वो किस रूप में आगे आके फैसला कर सकती है 10,000 रुपये का प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार, उसका फायदा मिलेगा देश को, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए गरीबों के और जरूरतमंद लोगों के हाथ में प्रति वर्ष 10,000 रुपये होना अत्यंत आवश्यक है। अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक सिंघवी, जो कि देश के एक जाने माने सुप्रसिद्ध वकील हैं, चलते हैं उनके पास। It's always good to find the Youth Congress taking up great initiatives like question hour series, asking questions, seeking answers. Obviously, the Modi government finds no moment better than to find excuses not to allow the asking of questions. Today, as I record this on 20th, there has been one of the blackest days in Parliament when one of the most major bills on farmers was supposedly passed without any division. So clearly here is a government which doesn't want to be faced with tough questions. But let me tell you that if there is something today in the context of economy and the economy's intersection with COVID, we have to see that first and foremost on the Oxford Index, we have achieved 100 out of 100 in lockdown. So the severest lockdown in the world is by India. Second, the highest lockdown, severest on the Oxford Index, is matched by possibly the smallest fiscal stimulus amongst developed, fast emerging economies, large economies. All of 2%, most people believe it's 1.6 or 1.7, I am taking 2% of our GDP. The countries whom Mr. Modi appreciates the most, Mr. Trump of USA and Mr. Abe of Japan. USA has given 13.2% fiscal stimuli, Japan 20%, and our BRIC partners Brazil 11.8% and even China 7%. Third, along with 100 marks on the lockdown, along with the smallest fiscal stimuli, we are also the largest quarterly contraction of 23.8% of GDP. But more important, our own SBI says that we are going to be down 10.9% at the end of the year, the annual rate. Of course, foreign agencies like Goldman Sachs thinks it is 14.9%. Fourth, along with this, one of the highest inflation rates. From March to July, it has increased from just over 5.8, 5.9 to 6.9, almost 7%. And it is one of the rare cases The Economist publishes an index of inflation across countries. Out of 42 countries which The Economist tracks, only 3 have worse inflation. But what is more important, only Philippines has suffered this inflation even during COVID. So demand falling, GDP falling, inflation rising during COVID, only India is having apart from Philippines. Highest cases of corona per day is the 5th whammy, the quinquennial whammy, 1 lakh on an average, and the fastest growing corona graph in the world. We achieved the unfortunate distinction of reaching a milestone. The 5th million took less than 11 days to reach. So these 6
constitute what I call a sextuplet whammy. You've heard of single whammies, double whammies, triple whammies. These are 6 whammies together. And really, it reminds one of that famous couplet, कि we have got the worst of all the worlds. न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के हुए, न उधर के हुए. We have smashed the economy, we have not been able to control the disease, and we have added insult to injury, insult to misery by heaping this kind of thing, a measly, miserly fiscal stimulus of 2% on our populace. बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने। हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही खराब है और इसके बावजूद भी मोदी सरकार ना तो विपक्ष के साथ ना ही मीडिया के साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार है। साथियों, आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में और चलते हैं हम राज्यसभा के सांसद सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास। वो क्या विचार रखते हैं। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारतवर्ष और भारतवर्ष ही नहीं अभी तो पूरी दुनिया, हमारी मानवता कोरोना से जूझ रही है। एक और कोरोना तो दूसरी ओर जो लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में जो आर्थिक मार, आर्थिक संकट, जिसकी तलवार सब पे लटकी है, मगर जिसकी चोट सबसे ज़्यादा ऐसे वर्गों पे हुई है जिनकी रोजी रोटी छिन गई, जिनका घर संसार उजड़ गया, जिनको इस बात की चिंता है कि परिवार का पालन पोषण कैसे करें, अपनी पेट भरने के साधन कैसे जुटाएं। प्रवासी मजदूर, गरीब, हमारे देश का छोटे दुकानदार जिनकी सेल खत्म हो गई, किसान जो इस समय भी जान जोखिम में डालकर देश का पेट भरने के लिए पर्याप्त प्रयत्न कर रहा है। आज आवश्यकता है इन वर्गों को सरकार राहत दे, ठोस राहत दे। मगर हमने देखा है कि जो सरकार की तरफ से पैकेज आया है 20 लाख करोड़ का, उस पैकेज में अधिकतर प्रावधान आसान किस्तों पर, आसान कंडीशंस पर लोन और कर्जा कैसे दें व्यवसायियों को, कृषि क्षेत्र में, बाकी सेक्टर्स के अंदर, उसका प्रावधान किया गया। वो नाकाफ़ी है। उस पैकेज को लेकर हमारे मन में निराशा है। वो पैकेज अपनी जगह हो सकता है एक पहलू, मगर जो सबसे बड़ा पहलू है वो आज हमारे देश के नागरिकों के जख्मों पे मलहम कैसे लगाएं, उनकी जेब में पैसे कैसे डालें। जब उनकी जेब में पैसा आएगा, उनकी परचेजिंग पावर को आप सुधारेंगे, तभी अर्थव्यवस्था दोबारा चलेगी, क्योंकि तभी ग्राहक बाजार में लौटेगा। केवल उनका प्रश्न नहीं, हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी उसी रास्ते से मजबूत हो सकती है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं, सबसे पहले गरीब परिवारों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर 10,000 रुपये इस महीने और अगले 6 महीने तक लगातार 7,500 रुपये ट्रांसफर किए जाए। प्रवासी मजदूरों को अपने घर सुरक्षित सरकार अपने खर्चे पर पहुंचाए। मनरेगा की जो दिहाड़ी है 100 दिनों से बढ़ाकर उसको 200 दिन का प्रावधान किया जाए, ताकि गरीब परिवार जो अपने घर लौट रहे हैं, प्रवासी मजदूर, उनको अपने गांव के अंदर रोजगार के साधन मिले। किसानों को एक बोनस दिया जाए, किसानों के लिए एक राहत दी जाए। इस समय जो किसान पे चोट पड़ी है, छोटे दुकानदार और छोटे व्यवसायी जिनको केवल आपने कर्जा आसान उठाने की सुविधा दी है, उसको कर्जे की नहीं, इस समय सीधा राहत की उसको भी आवश्यकता है। उस तक भी कोई ना कोई सब्सिडी पहुंचाकर राहत दी जाए, ये आवश्यक है। आज देश ने देखा पिछले 3 महीनों से जो दृश्य हमने देखे, जो गरीब अपने कंधों पे अपने बच्चों को उठाकर, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई नदी में तैरकर, कोई ट्रेन और ट्रकों में लदकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, कितनों ने दम तोड़ दिया अपने रास्ते में। ऐसे दृश्यों ने पूरी दुनिया का दिल दहला के रख दिया है। आज हमें आवश्यकता है कि संकल्प लें और हमारी सरकार सामने आए कि ऐसे दृश्यों को दोबारा ये विश्व नहीं देखेगा हिंदुस्तान से। आज सरकार से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, आप ये कदम उठाइए। और मैं आप सब से प्रार्थना करता हूँ, आप सब सरकार से के साथ समक्ष आवाज रखिए। बिल्कुल ठीक कहा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। 20 लाख करोड़ का पैकेज मात्र एक कागजी पैकेज बनकर रह गया है। साथियों, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट वर्ष 2019 में उन्होंने खुद एडमिट किया है कि यह आर्थिक मंदी बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। अर्थात संकेत है कि हमारे देश के ऊपर आर्थिक संकट मंडराने वाला है।
हमारे देश के अंदर इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघु राजन जी एवं अन्य तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने भारत की इकोनॉमी को उभारने के लिए कुछ सुझाव दिए, परंतु मौजूदा मोदी सरकार ने इन लोगों को भी कांग्रेस से प्रभावित होकर इनको इग्नोर कर दिया और इनके सुझावों को मानने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी जी ने खुद स्वयं कोरोना काल के शुरू होने से पूर्व कहा था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, उसके बावजूद भी मौजूदा मोदी सरकार गंभीर नहीं दिखाई दी, न ही अर्थशास्त्रियों के साथ या विपक्षी दलों के साथ बात करती तैयार हुई। साथियों, अब इस कड़ी में चलते हैं हम भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव पलक वर्मा जी के पास और जानते हैं उनकी राय। धन्यवाद विकास जी। साथियों, आप सभी ये पुरानी कहावत जानते होंगे कि अगर प्रजा दुखी है, अगर प्रजा रो रही है तो आपका राजा गलत है। और फिलहाल हमारा देश भी इसी परिस्थिति से गुजर रहा है। हमारा राजा अर्थात हमारे प्रधानमंत्री के गलत निर्णयों के कारण हमारा देश आज आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। आप सभी जानते हैं कि महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में देश ने बड़ी तरक्की ली है। उस दौरान विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, परंतु हमारे देश पे आर्थिक मंदी की चोट नहीं लगी उनके कुशल निर्णयों के कारण। परंतु 2014 के पश्चात लगातार गलत निर्णयों के कारण हमारा देश आज कम से कम 40 साल पीछे जा चुका है। सबसे पहले नोटबंदी की गई और इस तरीके से की गई कि बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी और उद्योग खोया। उसके पश्चात जीएसटी इस तरीके से लगाई गई कि उसमें 4 स्लैब्स बनाए और बिना तैयारी के उसे लोगों पर थोप दिया गया और इसके चलते हमारे देश पे वापस चोट लगी। उसके पश्चात हाल फिलहाल में आप जानते हो कि लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन भी बिना तैयारी के अचानक से थोप दिया गया। बहुत सारे मजदूर रास्ते पे आ गए, उन्हें पता नहीं था कि वो क्या करें। बहुत सारे साथियों ने आंकड़ों के हिसाब से 14 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी, अपना रोजगार, अपना उद्योग खोया है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इन सब लगातार गलत निर्णयों के कारण आज आर्थिक मंदी से हमारा देश इस प्रकार जूझ रहा है कि उससे उभरते उभरते हमें समय लग जाएगा, और वो भी तब जब हम हमारे में सुधार लाए, सरकार अपने निर्णयों में सुधार लाए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि न्याय योजना का इम्प्लीमेंटेशन तुरंत होना चाहिए, और ये हम महान विशेषज्ञों के डिसीजंस बता रहे हैं, आपको उनके एनालिसिस के हिसाब से बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय है। तो देश को प्रगति की ओर अगर ले जाना है और इस आर्थिक मंदी के दौर से उभर कर आना है तो प्रधानमंत्री जी को विशेषज्ञों का सुनना होगा और सही निर्णय अब इम्प्लीमेंट करने होंगे। बहुत देर हो चुकी है, अब तो देश के बारे में सोचिए, जनता के बारे में सोचिए, देश की तरक्की के बारे में सोचिए। जी पलक वर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और सत्य बोला। जिस देश की प्रजा उस राजा के कार्यकाल में दुखी हो और उस देश का राजा ऐसी आपदा को अवसर में बदलकर सुखी हो, तो यह संकेत है कि देश कहीं ना कहीं आर्थिक संकट के साथ साथ कानून व्यवस्था के साथ साथ चौपट होने की कगार पर है। अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोगोरा जी के पास और जानते हैं उनकी राय। आज पूरे देश में आर्थिक संकट गहराया हुआ है। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार और मीडिया इस आर्थिक संकट पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस आर्थिक संकट के 3 कारण मानता हूँ। पहला नोटबंदी, दूसरा जीएसटी और तीसरा बिना योजना के लॉकडाउन जो मोदी जी ने किया है। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने कई बार कहा था कि देश में आर्थिक संकट आने वाला है, सुनामी आने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारा देश का हर सेक्टर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आज देश न्याय चाहता है। जी बिल्कुल ठीक कहा गणेश गोगोरा जी आपने
कि अहंकार में डूबी हुई मोदी सरकार ना ही विपक्ष के साथ, ना ही मीडिया के साथ, ना ही हमारे देश के बुद्धिजीवियों के साथ बैठने के लिए तैयार है, ना ही उनके सुझाव मानने के लिए तैयार है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब हम सुनते हैं राजस्थान की युवा शक्तियों को कि आखिर वो इस विषय पर अपने क्या विचार रखते हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं राजस्थान से रमेश बिश्नोई जी के पास। सगला भाइयों और बहनों ने राम राम। आप सगला जाना हाँ कि आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति केड़ी है और एडी स्थिति भारत के इतिहास में आज दिन तक तो नहीं केड़ी आज है। एडी गरीबी, एडी बेरोजगारी, एडी महंगाई आज दिन तक अपन देखने को मिली और अपन याद वेला कि एक टाइम पूरे विश्व भर में एड़ो मंदी को दौर हो, लेकिन भारत में की को और उनको कारण हो मनमोहन सिंह जी की बढ़िया आर्थिक नीतियाँ, जिनकी बदौलत भारत उन मंदियों अछूतो रहो। और आज मोदी जी की एडी नीतियाँ हैं अफलातून नीतियाँ, जैसे नोटबंदी बिना सोचे समझे लागू कर देनी, जिनके कारण लाखों लोगों ने हमने आप कैश बंगो गैर कानूनी उद्योग और बी उन्हीं धापियों मन तो मोदी जी अफलातून जीएसटी लागू कर दी। जीएसटी की वजह जो छोटा बड़ा उद्योगपति हाँ, छोटा बड़ा व्यवसायी हाँ, पंग व्यवसाय में तो बुरो प्रभाव पड़ो, बना अपनी दुकाना बंद करनी पड़ी तो बीओ और लोगों को रोजगार गयो और बीओ ही मन नहीं धापियो। तो कोरोना के टाइम में लॉकडाउन बिना प्लानिंग के कियो, जिनकी वजह रातों रात लाखों लोग, लाखों दिहाड़ी मजदूर आपने रोजगारों छूट गया, बेघर हो गया और वापस आपने गांव जाना पड़ो। वो तो भलो हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पूरे यूपीए सरकार रो जो मनरेगा योजना चलाई, जिनकी वजह लॉकडाउन के बाद में आपको परिवार को और आपको पेट भर सके है। मोदी जी मनरेगा की खूब मजाक उड़ायो, जित गया भी मजाक उठायो, पर आखिर में मनरेगा ही काम आई। और हमने आज जानना जरूरी है कि एडी जिद्दी सरकार है कि ना तो विपक्षों कोई चर्चा करे है, ना अर्थशास्त्रियों कोई चर्चा करे है और ना इन कोई सवाल पूछे तो अर्थशास्त्र के मामले में या अर्थव्यवस्था के मामले में तो कोई जवाब दे है। तो एडी मतलब गैर जवाबदेह सरकार आज दिन तक नहीं देखी। बिल्कुल ठीक कहा रमेश बिश्नोई जी आपने। मौजूदा मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण और मौजूदा सरकार पूरी तरह विफल रही है इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए। अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राजेंद्र सुमावत एडवोकेट के पास जयपुर से। आखिर वो क्या राय रखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सुमावत एडवोकेट जयपुर से। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था -23.9% जीडीपी की भारी गिरावट के साथ में इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। अच्छे दिनों का वादा करके आई केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सभी आर्थिक नीतियों पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। साथियों, इससे पूर्व वर्ष 2008 में जब वैश्विक मंदी का दौर आया था, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्थाएं उस वक्त चरमरा गई थी। अमेरिका जैसे देश में भारी वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था, जिसकी वजह से अमेरिका को 10 लाख कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी थी और 69 सरकारी बैंकों को बंद करना पड़ा था। वॉल स्ट्रीट बैंक, लेहमैन और मेरिल लिंच जैसी वित्तीय संस्थाओं को अमेरिकी सरकार ने दिवालिया घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से डगमगा गई थी। साथियों, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली केंद्र की यूपीए सरकार की शानदार आर्थिक नीतियों की वजह से हमारा देश उस वक्त भी संपूर्ण विश्व के सामने उस वैश्विक मंदी के दौर में मजबूती से खड़ा था। हमारी जीडीपी उस वक्त भी अन्य देशों की तुलना में सबसे मजबूत स्थिति के अंदर खड़ी थी। साथियों, उस वक्त यूपीए सरकार ने न तो किसी कर्मचारी की छटनी की थी, न किसी बैंक को यूपीए सरकार द्वारा बंद करने की आवश्यकता पड़ी थी। साथियों, आज जिस प्रकार से पूरे देश के सामने जो ये भारी वित्तीय संकट और अर्थव्यवस्था का संकट और रोजगार का संकट जो उत्पन्न हुआ है, आज आवश्यकता है हमको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों की। आज आवश्यकता है हमको मजबूत अर्थशास्त्रियों की। इसी वक्तव्य के साथ जय हिंद, जय भारत। ठीक कहा राजेंद्र जी आपने कि हमारे देश की विकास दर विश्व के अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल गिर चुकी है और यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है
कि कोरोना से यह संकट शुरू हुआ है, बल्कि यह संकट 2017 से शुरू हो चुका था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों के कारण हमारा देश वर्ष 2008 में भी वित्तीय संकट से बचा रहा। अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राम अवतार ढांडा जी के पास, वो क्या विचार रखते हैं। वाला सिंहासन भी आंख मूंद कर बैठा है, त्राही त्राही जनता करती, नेता कितना डेटा है, खमा गणिसा। साथियों, 2014 में मोदी सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं, उनकी वास्तविकता आज हमारे सामने है। आज देश की बेरोजगारी दर अपने सर्वोत्तम स्तर 27.1% पर पहुंच गई है, जो बीते 46 सालों में सर्वाधिक है। दूसरी ओर इस देश की जीडीपी आज बीते 40 सालों में अपने निम्नतम स्तर -24% तक पहुंच गई है। और इसका कारण एक्ट ऑफ गॉड नहीं, मोदी सरकार की गलत नीतियां हैं। साथियों 2008 में जब आर्थिक मंदी का दौर आया था, तो वहां की तत्कालीन सरकार ने इस मंदी से उबरने के लिए वो तमाम ठोस कदम उठाए जो आवश्यक थे। वहाँ तत्कालीन सरकार ने 1.86 लाख करोड़ की 3 राहत पैकेज घोषित किए। इसके अतिरिक्त जो आरबीआई है उसके द्वारा रेपो रेट घटाया गया और जो सरकारी खर्चे उनमें बढ़ोतरी की गई। लेकिन वर्तमान में बड़े ही दुख की बात है साथियों कि इस मंदी के दौर में भी मोदी सरकार अवसर ढूंढ रही है और बजाय अर्थशास्त्रियों की सुनने के, बजाय वो ठोस कदम उठाने के जिससे इस मंदी से उबारा जा सके, मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ आज केवल दिखावा कर रही है। दूसरी ओर इस देश की जो बेरोजगारी की हालत है वह भी हमसे छुपी नहीं है। आज देश का जो नौजवान है वह रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है और इस सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई गई थी, स्मार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उनकी वास्तविकता यह है कि आज स्किल इंडिया स्किल न रहकर सिर्फ किल इंडिया रह गई है। साथियों, राम अवतार जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे देश में आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर ना मोदी सरकार ना ही उनके मंत्री कुछ भी सुनने को तैयार हैं। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं गृहिणी पलकांश राव जी के पास, वो क्या विचार रखती हैं। हेलो दोस्तों, मैं पलकांश राव उदयपुर से एक गृहिणी हूँ और आपसे कुछ बात शेयर करना चाह रही थी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डे बाय डे गिरती जा रही है, दयनीय स्थिति में आ चुकी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। और यह सब हुआ है आज की जो मौजूदा सरकार है उनकी नीतियों की वजह से। आपने सरकार जब बनी तब आपने वादे किए 15-15 लाख सबके खातों में आएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, भूखमरी मिटाएंगे, बाहर से जो काला धन है विदेशों से वो लेके आएंगे। काला धन विदेशों से लाना तो दूर, आपने न जाने कितने करोड़ों का कर्जा कर लिया है, देश को डुबाने की स्थिति में लेकर आ चुके हैं आप। और दूसरी चीज़ ये कि इस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है डे बाय डे, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र में हो, हर जगह पे महंगाई बढ़ती जा रही है। एक आम व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति अपने स्तर पे ना तो अपने बच्चों को एक अच्छे लेवल की शिक्षा देने के लिए तैयार है, ना एक व्यक्ति जो अगर उसके घर में कोई बीमार व्यक्ति है या कोई ऐसा असहाय व्यक्ति है उसको अच्छी चिकित्सा सुविधा दे पा रहा है। तो उसका कारण ये है कि जो हमारी जो सरकार है वो इतनी महंगाई ला चुकी है, देश का मतलब जो हमारा रुपया है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जाता नज़र आ रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, राशन सामग्री इतनी महंगी हो गई है। मतलब व्यक्ति जीवन यापन कैसे करेगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। अभी की जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से तो देखा जा रहा है कि एक अच्छा खासा व्यक्ति गलत काम करने पर मजबूर हो रहा है। अब देखिए न जाने कितनी चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है, कितने मर्डर हो रहे हैं कुछ चंद पैसों के लिए, और वो इंसान मजबूरी में ये काम कर रहा है। वो उस व्यक्ति को उस स्थिति में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आज की ये जो सरकार है वो पहले आप नोटबंदी ले आए, फिर जीएसटी ले आए और अब कोरोना का बहाना बना दिया है गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए। क्या कब तक ये सब बहाने बनाते रहेंगे आप? और कब तक ये सब चलता रहेगा झूठ? कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे आप? ये जो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था वो कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, आपने खुद सोचिए। आपने बिल्कुल सत्य कहा कि है मौजूदा सरकार ध्यान भटकाकर युवाओं को, महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। जी हाँ, इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उदयपुर से सौरभ शर्मा जी के पास,
कि वो क्या विचार रखते हैं। असंगठित अर्थव्यवस्था 90% रोजगार का सृजन करती है। हमारी अर्थव्यवस्था 45 सालों में पहली बार इतनी नीचे गिरी है। अगर G20 देशों का प्रदर्शन की बात करी जाए तो हमारा प्रदर्शन सबसे नीचे है। ये दर्शाता है मौजूदा केंद्र शासित सरकार की गलत नीतियां और नीयत को। कहाँ हमारी ग्रोथ और हमारी अर्थव्यवस्था डबल डिजिट अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। हम विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हुआ करते थे। आज हम लुढ़क कर सबसे नीचे की अर्थव्यवस्था में पहुंच चुके हैं। आज की मौजूदा सरकार चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कितने भी जुमले मार दे, लेकिन जो गणित है, जो डेटा है, वो दर्शाता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमारी जीडीपी को 9% पर स्थिर रहना होगा। मौजूदगी में हम -23.9 यानी कि 24% के आसपास पहुंच चुके हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जिसके अंतर्गत देश के साथ, युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें -38% का डिक्लाइन है। सर्विस सेक्टर की बात करूं तो -20.6% का डाउनफॉल है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो -39.3% का डाउनफॉल है। एग्रीकल्चर की बात करूं तो 3% का उसमें अभी आंकड़ा है। अगर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी की मैं बात करूं तो -47% हम नीचे गए हैं। ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि हम जीडीपी को लेकर और अर्थव्यवस्था को लेकर कितने गंभीर हैं। ये सूट बूट की सरकार है, प्रश्न पूछने पे हाहाकार है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मौजूदा बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। जय हिंद, जय भारत। जी सौरभ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। असंगठित अर्थव्यवस्था 90% रोजगार का सृजन करती है। साथियों, आपने IYC की इस क्वेश्चन आज सीरीज को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे आशा है कि यह आपकी आवाज़ भारतीय युवा कांग्रेस देश के पटल पर इसको बुलंद करेगा और आपकी आवाज़ इस सोती हुई गूंगी बहरी मोदी सरकार तक अवश्य पहुंचेगी। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। धन्यवाद साथियों।